हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, जिनको सुन कर के आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत है ज़रूरी और इसी ज़रूरत को देखते हुए ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं। इनकम टैक्स की पहली यूनिट है इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन, आयकर एक परिचय। तो भारत में सर्वप्रथम आयकर किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने। आयकर अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ, यानी कौन सी डेट से प्रभावी हुआ, इफ़ेक्ट में आया? 1 अप्रैल 1962। और आयकर अधिनियम कौन सा है? वर्तमान में आयकर अधिनियम है 1961। सबसे पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो सबसे पहली बार आयकर लगाया गया था सन 1860 में। भारत में आयकर अधिनियम पारित हुआ है सन 1961। वर्तमान आयकर अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। आयकर किस प्रकार का, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर यानी लगाए जाते हैं वो उसी से भी वसूल किए जाते हैं। आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं वित्त अधिनियम द्वारा, फाइनेंस एक्ट द्वारा। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, यानी कि जो फैस है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, वो कितना परसेंट है? वो 4%। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक हैं, यानी कि इनकम के कितने हेड हैं? तो आप सभी जानते हैं इनकम के 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी भी कर निर्धारण वर्ष, यानी कि असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो साल होता है, फाइनेंशियल ईयर, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर, अर्थात गत वर्ष। फॉर एग्जाम्पल, सन 2019-20 के लिए कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? तो उससे अगला साल जो 2020-21 होगा वो उसका असेसमेंट ईयर होगा। कर निर्धारण वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च की, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसी के हिसाब से कर निर्धारण वर्ष भी शुरू होते हैं। एक व्यक्ति होता है, तो आयकर के अनुसार एक व्यक्ति एक कंपनी भी हो सकती है, फर्म हो सकती है, स्थानीय सत्ता हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। मतलब ये सारे व्यक्ति के रूप में चुने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की। यूनिट 2 में रखा गया है एग्रीकल्चरल इनकम को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम में सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए आया है, कृषि आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, यानी कि एग्जेम्प्ट है? तो अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत ये कर मुक्त होती है। कृषि आय कर मुक्त है, ये तो आपको पता ही है। कृषि आय के लिए आवश्यक होता है क्या? आय जो है भूमि से ही प्राप्त की गई हो, भूमि वो भारत में होनी चाहिए। भारत से बाहर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम करेंगे तो वो भारत में एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। भूमि कृषि कार्यों में ही प्रयोग की गई हो, ठीक है। चाय के उत्पादन और बिक्री में सम्मिलित कृषि आय जो प्रतिशत माना जाएगा वो होगा 60%, चाय का उत्पादन और उसको बेचने का। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय को कृषि आय माना जाएगा। कृषि आय पर कर की गणना तब की जाती है जब कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, यानी कि जो इनकम टैक्स द्वारा स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री इनकम होती है, जो वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक है, अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी फिर एग्रीकल्चर इनकम। कृषि फार्म के प्रबंधक को मिलने वाला वेतन किस प्रकार की आय माना जाता है? वो वेतन से आय माना जाएगा।
निम्न में से कृषि आय है। कृषि आय देखिए, डेयरी फार्म जो है कृषि आय नहीं है, बिजनेस है। खानों से प्राप्त अधिकार शुल्क, ये भी एक अलग चीज़ हो गई। हाट व बाज़ारों से आय, मार्केट में भी आप व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन जो कृषि भूमि से प्राप्त किराया है ये कृषि आय है। ठीक है। कृषि आय की परिभाषा आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो दी गई है अंडर सेक्शन 21A। ठीक है। आइए चलते हैं यूनिट 3 को देखते हैं। टैक्स प्लानिंग यूनिट 3 है। तो कर नियोजन क्या है? कर नियोजन एक नैतिक एवं वैधानिक कार्य है। कर नियोजन में उल्लंघन किया जाता है, किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया जाता है कर नियोजन में, क्योंकि ये जो है एक सही तरह से कार्य करने का तरीका होता है। बिना कानून तोड़े कर को बचाने की कला कर नियोजन कहलाती है। दिखावटी लेन देन तरीका है आयकर बचाने का। आयकर को छिपाना क्या कहलाता है? अगर आप आयकर को छिपाते हैं तो ये कर अपवंचन कहलाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है? ये भी कर अपवंचन है, जब आप झूठ मूठ अपने डाटा प्रस्तुत करके कर को बचा लेते हैं। कर प्रबंध किया जाता है कर नियोजन से पूर्व। आप मैनेजमेंट करेंगे, टैक्स मैनेजमेंट करेंगे, अपना कितना टैक्स जा रहा है उसके हिसाब से सेविंग वगैरह करेंगे। ये कब करेंगे? टैक्स देने की प्लानिंग से पहले। आइए चलते हैं, अब चौथी यूनिट शुरू हो रही है। 4th यूनिट है निवास स्थान और कर दायित्व, यानी कि रेजिडेंशियल कंडीशन और टैक्सेबिलिटी उनके हिसाब से। निवास स्थान के आधार पर करदाता को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। नंबर 1 होता है साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है भाई साहब। सबसे कम कर दायित्व किस निवासी का होगा? तो वो होगा अनिवासी का, क्योंकि वो तो बाहर का हो गया, इसलिए वो कम टैक्स के दायरे में रहेगा। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम उसे 182 दिन रहना जरूरी है। असाधारण निवासी की कंडीशन में जो आयकर अधिनियम द्वारा कंडीशन दी गई हैं, दो तो बेसिक कंडीशन है, आधार शर्त, और 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। उनमें से आधार शर्त तो पूरी कर ले, लेकिन अतिरिक्त शर्तों को पूरी न कर पाने के कारण वो असाधारण निवासी कहलाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार असाधारण निवासी हो सकता है, तो कोई भी कंपनी असाधारण निवासी नहीं हो सकती, साझेदारी फर्म भी असाधारण निवासी नहीं हो सकती, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी हो सकता है। भारत में प्राप्त या प्राप्त मान ली गई कर योग्य आय होती हैं सभी करदाताओं के लिए। ठीक है। आइए चलते हैं यूनिट 5 शुरू करते हैं अब अपनी। यूनिट 5 है कर मुक्त आय, यानी कि टैक्स फ्री इनकम। तो ये जो कर मुक्त आय हैं उनका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 10 में किया गया है। एक व्यक्ति की कुल आय में जुड़ने वाली अवयस्क बच्चे, यानी कि जो माइनर बच्चा होता है, उसकी आय कितनी हो सकती है? 1500 रुपये। जो बच्चे होते हैं अगर वो इनकम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति की आय में जोड़ दी जाएंगी। अगर वो 1500 रुपये तक तो टैक्स फ्री हैं, लेकिन उससे ऊपर जुड़ जाएंगी। डाक खाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम कितने रुपए ब्याज टैक्स फ्री है? तो 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ टैक्स फ्री है एक व्यक्तिगत खाते पर। संसद के सदस्यों को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता टैक्स फ्री होता है। विदेश भत्ता भी टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चरल इनकम, विदेशी भत्ते, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, ये सब टैक्स फ्री होते हैं। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, यानी कि NGO है, तो आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है? तो उनकी धारा अंडर सेक्शन 1023C के हिसाब से टैक्स फ्री होगी। घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश किस धारा के अंतर्गत टैक्स फ्री है? तो वो है टैक्स अंडर सेक्शन 1034। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा, तो जो साझेदार है उसका जो भाग होगा, उसका पार्ट होगा, वो टैक्स फ्री होगा। कारण क्या है उसका? भाई पार्टनरशिप तो ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुकी है, तो अब एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स थोड़ी लेगी क्या सरकार?
कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में आकस्मिक आय की कर मुक्त राशि कितनी है? तो कोई भी कर मुक्त राशि नहीं है। इनकम कॉन्टीजेंसी जो इनकम है इस बार कुछ नहीं है। किस योजना में जमा रकम कुर्की से मुक्त होगी? कुर्की जानते हैं आप, जब आपकी बुरी स्थिति हो सकती है तो बैंक वाले या फिर जहाँ पर आप लोन लेते हैं वहाँ से कुर्की कर दी जाती है। तो लोक भविष्य निधि, उसको कुर्की से मुक्त रखा गया है। वेतन से आय नेक्स्ट यूनिट है आपकी 6 यूनिट। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि होती है फुल्ली टैक्स फ्री। एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अंडर सेक्शन 10(10) सेकंड के अंतर्गत एक कर्मचारी को जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा कितनी है? वो है 20 लाख रुपए। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी कुल पेंशन का 1/2। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अनुलाभ नहीं है? तो टेलीफोन की सुविधा, ये कोई स्पेशल परक्यूसाइट नहीं है। कर्मचारी का बकाया वेतन होता है, बकाया वेतन भी टैक्सेबल होता है, एरियर जिसको बोलते हैं। एक अपाहिज कर्मचारी की दशा में यातायात भत्ता कितना रुपए कर मुक्त है? तो 3200 रुपये। जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया जो अलाउंस मिलते हैं वो कितने रुपए तक टैक्स फ्री हैं? 200 रुपये तक टैक्स फ्री हैं, 200 रुपये पर मंथ। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी है? 5000 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस के जो होते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर 5000 रुपये तक टैक्स फ्री है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की ब्याज जो है कितने प्रतिशत तक स्वीकार्य है यानी कि टैक्स फ्री है? तो 9.5% तक। विशिष्ट कर्मचारी वह है जिसका एक फाइनेंशियल ईयर में जो मौद्रिक वेतन है उसका 50,000 रुपये टैक्सेबल वेतन जो हो। ठीक। सकल वेतन में से कटौती मिलती है यानी ग्रोस सैलरी में से जो छूट मिलती है रोजगार कर की, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। निम्न में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त होता है? तो विदेशी भत्ता है। भाई महंगाई भत्ते को तो टैक्सेबल माना गया है, HRA को भी टैक्सेबल माना गया है। अर्जित छुट्टियां यानी कि जो EL होती हैं उनके नकदीकरण की राशि जो एक गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त हुई है निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी, तो वो होगी 3 लाख रुपये तक। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल के लिए। किस प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अनुदान 12% से अधिक होने पर आधिक्य राशि वेतन शीर्षक में लिखी जाती है? तो वह रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। नियोक्ता ने कर्मचारी को 80,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर दिया है और गत वर्ष में फर्नीचर का 6,000 रुपये किराया चुकाया है। अनुलाभ का मूल्य कितना होगा? वो होगा 6,000 रुपये। पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है? पेंशन वेतन के अंतर्गत कर योग्य है। आगे चलते हैं। यूनिट नेक्स्ट है हमारा मकान संपत्ति से आय। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पहला, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है रहने का मकान, गोदाम या भंडार, कार्यालय हेतु भवन, ये सभी। अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत प्रमाणित कटौती कितनी दी जाती है? यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य का। स्वयं निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या होगा? जो मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका जो वार्षिक मूल्य होता है, एनुअल वैल्यू होती है, वो नील हो जाती है, 0। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर का आधार होता है वो एनुअल वैल्यू। मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी जाती हैं? अंडर सेक्शन 24। आयकर अधिनियम की धारा 24 क्या संबंधित है? वो मकान संपत्ति की आय में कटौती से संबंधित होती है। मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से प्राप्त आय है। भाई किराएदार ने फिर से किराए पर मकान दे दिया तो वो इनकम होगी अन्य साधनों से आय। मकान निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि की कटौती के लिए स्वीकृत होगी। तो जितना भी इंटरेस्ट होता है उसकी
सामान 5 किस्तें बना दी जाती है 1/5 करके। हर साल जो है 5 साल तक वो छूट मिलेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, व्यापार अथवा पैसे से आय। तो 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद या वाहक चेक द्वारा करने पर कितनी रकम व्यवसाय में अस्वीकृत होती है? सारी की सारी राशि अस्वीकृत हो जाएगी अगर आप 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश करेंगे तो। व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का स्वीकृत भाग होगा 1/5। आयकर अधिनियम के अनुसार ह्रास किस पर मिलता है? तो अपलिखित मूल्य पर, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उस पर। निम्न में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत है? तो व्यापार कर, उत्पादन कर, असौदे ऋण, ये सभी स्वीकृत होंगे। अदृश्य जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं उन पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? कितना परसेंट? 25%। विज्ञापन के ठेके के संबंध में कर कटौती की जाती है 1%। फर्नीचर और फिटिंग पर कितना प्रतिशत ह्रास लगाया जाता है? 10%। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कंप्यूटर पर जो ह्रास लगाया जाता है उसकी दर है 60%। किस संपत्ति पर ह्रास स्वीकृत है? पेटेंट पर है। ठीक है, जो हमारे ह्रास वाले पोर्शन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष में उपयोग 180 दिन से अधिक करने पर ह्रास की दर सामान्य दर होगी, नॉर्मल। अंडर सेक्शन 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री 1 करोड़ से अधिक हो तो। एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो पैसे के अंतर्गत आता है। फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है 12% तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से, ट्रांसफरिंग फ्रॉम कैपिटल एसेट। पूंजी लाभ की गणना किस विधि के धारा में की जाती है? अंडर सेक्शन 48। पूंजी लाभ कितने प्रकार के होते हैं? 2, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए 36 मंथ तक। अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जबकि 12 महीने से कम वो अंश उस व्यक्ति के पास हो। 2020-21 का इंडेक्स क्या है? 289। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर आयकर लगता है 20%। पूंजी लाभ को कितने भागों में बांटा गया? मैंने अभी बताया 2। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले 8 सालों में, अगले 8 वर्षों में। अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत कर मुक्ति प्राप्त होगी एक व्यक्ति इंडिविजुअल को और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने के लिए इंडेक्स कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से आपको अब देखना है यूनिट नेक्स्ट, अन्य साधनों से आय। तो अन्य साधनों से आय देखिएगा। अंशधारियों द्वारा प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है यदि यह घोषित किया जाता है घरेलू कंपनी द्वारा। विधवा को प्राप्त होने वाला वेतन अन्य साधनों से आय के अंतर्गत कर योग्य होगा। मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने का मतलब है अन्य साधनों से आय। आयकर अधिनियम के अनुसार पारिवारिक पेंशन आय के किस शीर्षक में शामिल की जाती है? अन्य साधनों से आय में। टेस्ट मैच से आय किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी? अन्य साधनों से आय। व्यापारिक चिन्ह को किराए पर उठाने से होने वाली आय किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी? अन्य साधनों से आय। मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर मुक्त होती है। जो पेंशन प्राप्त हो रही है उसका 1/3 भाग या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये तक। भारतीय इकाई प्रन्यास UTI जो है घोषित लाभांश, वो भारतीय इकाई है तो आप समझ जाइए वो टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अल्पकालीन पूंजीगत हानि किसी भी प्रकार के पूंजीगत लाभ से पूरी की जा सकती है। सट्टे के व्यापार से हानियाँ केवल सट्टा व्यापार से लाभ होने पर ही पूरी की जा सकती हैं। मकान संपत्ति की हानि अगले आने वाले 8 वर्षों में पूरी की जा सकती हैं। व्यापार एवं पैसे शीर्षक की हानि को वेतन से आय से
पूरा नहीं किया जा सकता। घुड़दौड़ के घोड़े रखने की हानि को कितने वर्षों में पूरा किया जा सकता है? 4 साल, अगले 4 साल तक। मकान संपत्ति से आय शीर्षक चालू वर्ष की हानि की पूर्ति निम्न में से की जा सकती है। तो ये मकान संपत्ति की आय जो है उसमें अगर हानि हुई है आपको तो वो वेतन से भी की जा सकती है, गैर सट्टे के व्यापार से भी की जा सकती है, सट्टे के व्यापार से भी की जा सकती है, क्योंकि घर तो भाई असेंशियल चीज़ हो गई। अब आए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, हमारी सकल कुल आय में से घटाई जाने वाली कटौतियाँ। अंडर सेक्शन 80 DD के अंतर्गत स्वीकृत कटौती सामान्य राशि कितनी है? 75,000 रुपये। 100% कटौती स्वीकार्य होती है अंडर सेक्शन 80 C में 1.5 लाख रुपये तक। अत्यधिक गंभीर असमर्थता की दशा में धारा 80 DD की कटौती कितनी होगी? 1,25,000 रुपये तक। गंभीर निःशक्तता की दशा में धारा 80 C के अंतर्गत कितनी कटौती की राशि होगी? 1,25,000। 80D के अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं? चिकित्सकीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम। बचत खाते पर ब्याज की राशि की छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम की कौन सी धारा है? 80 TTA। अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक के संबंध में सब अधिकतम कितनी कटौती मिल सकती है? 50,000। 80P की कटौती क्या है? एक सहकारी समिति को दी जाने वाली कटौती। करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क की कटौती को किस धारा में लिखा जाएगा? 80C में, ट्यूशन फीस जो होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, व्यक्तियों का कर निर्धारण एवं कर दायित्व। स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन को परिभाषित किया गया है अंडर सेक्शन 139A में। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में आयकर पर सरचार्ज तभी लगता है जब आय 1 करोड़ से अधिक हो। आयकर के उद्देश्य से अति वरिष्ठ नागरिक कौन है? जिसकी उम्र 80 वर्ष या अधिक आय की व्यक्ति हों। भारत में महिला करदाता जिसकी गत वर्ष में आयु 60 वर्ष से कम है की न्यूनतम कर मुक्त आय कितनी है? 2.5 लाख रुपये। वरिष्ठ नागरिक जिनकी गत वर्ष में आयु 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम है, उनकी न्यूनतम कर मुक्त सीमा 3 लाख रुपये है। कुछ दशाओं में अन्य व्यक्तियों की आय करदाता की आय में शामिल की जाती है, जिसे कहा जाता है आय का मिलाना। एक व्यक्ति की पूंजी लाभ शीर्षक की आय 50,000 है और उसकी अन्य कोई भूमि भी आय नहीं है, तो सकल आय कितनी होगी? वो भी 50,000 ही होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, कर प्रशासन पदाधिकारी अपील व अर्थदंड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई तो हुई है 1963 में। कर निर्धारण अधिकारी का पद सृजित हुआ है 1 अप्रैल 1988 को। पदाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारी संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? अंडर सेक्शन 120। आयकर महानिदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? अंडर सेक्शन 117। यदि कुल आय 1 लाख रुपये से अधिक किंतु 2 लाख से अधिक नहीं है तो अपील आयुक्त के यहाँ की जाती है। अपील की फीस कितनी होगी? 500 रुपये। आयुक्त के यहाँ अपील के एक निर्धारित फॉर्म पर की जाती है जिसकी संख्या होगी फॉर्म संख्या 35। उच्च न्यायालय में अपील फॉर्म 37 भरना पड़ता है। अपील के यहाँ जो आयुक्त है, आयुक्त के यहाँ पर अपील दाखिल करनी होगी 30 दिन के अंदर। आदेश जो प्राप्त होता है उसके 30 दिन के अंदर। आयुक्त को दंड माफ़ करने का अधिकार निम्नलिखित धारा के अंतर्गत मिला हुआ है अंडर सेक्शन 273A। और आगे चलते हैं, अंडर सेक्शन 89 किससे संबंधित है? बकाया वेतन की आय से, यानी कि जो हमारा एरियर वगैरह है उससे। यदि कोई व्यक्ति लेखा पुस्तकें प्रलेख आदि नहीं रखता तो उस पर कितना अर्थदंड लगेगा? 25,000 रुपये तक। यदि कोई व्यक्ति जिसे आर्थिक संकेतों के आधार पर आय का विवरण दाखिल करना है यानी कि ITR फाइल करना है तो अंडर सेक्शन 2020-21 के लिए निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं कर पाता तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 5,000 रुपये।
यदि कोई व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के संबंध में अंडर सेक्शन 139 के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? 10,000 रुपये। TDS काटे हुए कर को जमा करने में चूक करने पर कम से कम कितनी सज़ा हो सकती है? 3 महीने से 7 वर्ष। तो गाइस, आई होप कि आपको ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, और अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूबल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।